Good evening, everyone. This is Amdali Ansari. Once again, I welcome you to my YouTube channel, Ocean of English Knowledge. Dear students, those students who are going to appear at the board examination of class 12, I have come with some important long questions that those are asked in board examination. But I know that you have studied all the things in your classes, but I'm going to tell you some important question. Those questions who have been asked in the previous year examinations, and also I'll tell you that how can you answer those questions in a very proper way. देखिए, क्लासेस में आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, जो 5 मार्क्स कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है उन क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना। इसलिए कि जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तब तक उसका आंसर आप अच्छे से दे नहीं पाएंगे, और सबसे ये बड़ी प्रॉब्लम होती है सभी लोगों के लिए। इसलिए क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा करके पूछता है। तो चलिए, इन्हीं सवालों के साथ जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो अपने साथ कॉपी और पेन दोनों ले करके बैठिएगा और तब इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि विदाउट बोर्ड का और मतलब ओरली मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ लिखना होगा तो आप लोग जो क्वेश्चन को लिख सकते हैं, उसके बाद से आंसर को पूरा मैं डिफाइन करूंगा। तो ये मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपका फर्स्ट चैप्टर का है, फ्लेमेंगो बुक का। ये वीडियो सिर्फ क्लास 12 के बच्चों के लिए है, इंग्लिश का, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का इंग्लिश का, द लास्ट लेसन, ठीक है। लास्ट लेसन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि सबसे बड़ा अगर किसी मतलब कि प्रोटैगनिस्ट ने भूमिका निभाया है तो एम हैमल और लिटिल फ्रेंच, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मतलब ये बनेगा, ये क्वेश्चन मैंने जो है काफी मेहनत के बाद कलेक्ट किया है, और हर साल मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन आया है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग के आएंगे। तो हर एक चैप्टर में से ज्यादा नहीं, बस 1 से 2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर एंड मूड इन एम हैमल्स लास्ट क्लास। डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर एंड मूड इन एम हैमल्स लास्ट क्लास, मतलब कि आप लोगों को डिस्क्राइब करना है क्या वातावरण था, क्या मूड था, एम हैमल की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें किस प्रकार का माहौल था, वहां पे जो भी व्यक्ति बैठे हुए थे, जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, जो भी विलेजर्स बैठे हुए थे, मतलब क्या माहौल क्या था क्लास का, ये आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ये देखिए, एम हैमल्स लास्ट क्लास वाज अ मेमोरेबल वन। एम हैमल की जो लास्ट क्लास थी बहुत ही मेमोरेबल थी, बहुत ही यादगार, मतलब उसको भूला नहीं जा सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स मूड ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट। क्योंकि वो पूरी क्लास जो थी बिल्कुल भरी हुई थी, किसके कारण, सैडनेस के कारण, और जो है सबके चेहरों पर जो है एक पछतावा था, पछतावे की झलक आ रही थी कि उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की, उन लोगों ने अपनी मदर टंग को जो है तवज्जो नहीं दिया, मदर टंग को सीखा नहीं, जो भी टीचर के द्वारा सिखाया जा रहा था उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। मतलब एजुकेशन पर उन लोगों का फोकस ही नहीं रहा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पूरी की पूरी क्लास जो थी वो एक मेमोरेबल थी, और वो पूरी क्लास जो है फील्ड थी किसके चलते, जो उन लोगों का सैडनेस का मूड था, बिल्कुल रिग्रेट का मूड था। द स्कूल स्टार्टेड आउट somber for more silent than usual। स्कूल का जो माहौल था बिल्कुल साइलेंट था, जैसे पहले मतलब कि जो शोरगुल हुआ करता था उस तरह का शोरगुल नहीं था, ठीक है, बिल्कुल साइलेंट था। एम हैमल डिड नॉट scold फ्रेंड्स एज ही नॉर्मली वुड फॉर बीइंग लेट। क्योंकि लास्ट क्लास था, एम हैमल ने उस लिटिल फ्रेंच को नहीं डांटा,
जिस तरह से वो पहले वो डांटा करते थे, उसको पनिशमेंट दिया करते थे, उसके ऊपर चिल्लाया करते थे, नहीं, उस तरह से बिल्कुल इन्होंने हरकत नहीं किया। बिल्कुल उसको प्यार से जो है क्लासरूम में आने की परमिशन दिया। ठीक है। When he made the announcement that it was to be his last class, it shocked some students। और जब उन्होंने पूरे क्लासरूम में ये घोषणा की कि जो वो पढ़ा रहे हैं, जो लेसन पढ़ा रहे हैं, वो उनका लास्ट जो है क्लास है, लास्ट लेसन है, इस बात से जो भी वहां पे स्टूडेंट बैठे हुए थे बिल्कुल शॉक्ड हो गए। अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो लास्ट मतलब कि डे कैसे हो गया सर का, ये लास्ट क्लास सर की कैसे हो गई। The students continued to pay close attention in the class, which kept the noise level down। और सारे के सारे स्टूडेंट्स जब सबको ये पता लगा कि ये एम हेमल सर का जो है सिर्फ लास्ट मतलब की लेसन है, लास्ट क्लास वो अटेंड कर रहे हैं, तो सारे के सारे वहां पे जितने भी उपस्थित लोग थे, जो भी स्टूडेंट्स गण थे, जो कि मैं लोग इसलिए बोला क्योंकि उसमें विलेजर्स भी आकर के बैठे हुए थे। तो जब विलेजर्स जाके बैठे हुए उनके साथ स्टूडेंट भी थे, तो सभी लोग जो है शॉक्ड हो गए और उनकी लास्ट क्लास को सुनने के लिए सब लोग अपना अटेंशन जो है उनके तरफ लगा लिया, जिसके चलते जो भी शोरगुल क्लासरूम में होता था वो बिल्कुल नहीं हो रहा था। Sometimes only the scratching of nibs was heard। और अगर वहां पे कुछ स्टूडेंट्स जो कि राइट कर रहे थे, तो उनके पेन चलने की इतना मतलब इसमें इतना साइलेंस हो गया था क्लासरूम में कि पेन की निब अगर कोई रगड़ रहा था, कोई चला रहा था, तो उसका भी साउंड जो है लोगों को सुनाई दे रहा था। एम हेमल स्पोक पैशनेटली अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। और एम हेमल ने बिल्कुल फ्रेंच लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को बताया, किस तरह से उनकी फ्रेंच लैंग्वेज है जो कि अन्य लैंग्वेज से बहुत ही काफ़ी बेहतर है, उसकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, वो सब उन्होंने जिक्र किया। विच एडेड टू द मेलंकोलिक एटमॉस्फेयर, जो उस वातावरण में बहुत ही काफ़ी मतलब कि एक जान सी आ गई, मतलब कि अपने मदर टंग को लेकर के। The village elders also joined the class, regretful that they too did not learn as much as they should have। और जो भी विलेजर्स भी थे वो भी मतलब कि और काफी मतलब कि चले आए, और उन लोगों ने भी मतलब कि पूरे ध्यान से सर के लास्ट लेसन को सुना। उनको भी पछतावा हो रहा था कि जो भी एजुकेशन उन्होंने प्राप्त किया था उन स्कूलों में वो पर्याप्त नहीं था, उनको और जो है अपने मदर टंग के बारे में या जो भी स्कूलिंग लाइफ होती है उसके बारे में बहुत ज़्यादा उन लोगों को सीखना चाहिए था। इस बात का उन्हें पछतावा था। At the end of the class he was pale and wanted to speak। और क्लास के लास्ट में जब मतलब सेशन खत्म होने वाला था, बिल्कुल उनका चेहरा जो है पीलापन हो गया था, बिल्कुल उदासी छा गई थी, मतलब और वो बोलना चाहते थे। बट हिज इमोशंस गॉट इन द वे। लेकिन उनकी इमोशन जो है रास्ते में चले आ रहे थे, जिसके चलते आवाज उनकी नहीं निकल रही थी। सो ही रोट वी विल लव फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड डिसमिस्ड हिज क्लास विद द गेस्चर ऑफ हिज हैंड। और इमोशंस के चलते वो बहुत ही काफी भावुक हो गए थे, तो उन्होंने बोर्ड पर सिर्फ जो इतना ही लिखा, वी विल लव फ्रांस, मतलब कि फ्रांस की जय हो, फ्रांस विजयी हो, ठीक है, हमेशा जो है ये फलता फूलता रहे, ब्लैक बोर्ड पर लिख करके उन्होंने क्लासरूम को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। इसका मतलब मैंने एक बार जो आप लोग क्वेश्चन बताया कि आपको क्लासरूम के इमोशंस, क्लासरूम का क्या मूड था, एटमॉस्फेयर कैसा था, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना था, ठीक है। इसी में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन करके आता है ये, what does it mean when M. Hamel says we have all a great deal to reproach ourselves with? What does it mean when M. Hamel says? M. Hamel जब कहते हैं कि we have all a great deal to reproach ourselves with, यानी हमारे पास बहुत काफी मतलब की चीजें थी जिस पर हमें पछतावा होना चाहिए था, हम लोगों ने उसको मिस कर दिया था। ऐसी कौन कौन सी मतलब की चीजें थी? तो देखिए उसका जिम्मेदार मतलब कि कौन था, वो खुद ही लोग थे, मतलब अपने आप को ही वे लोग क्या कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। अब वी कहा है, इसका मतलब कि एम हेमल खुद भी उसमें शामिल थे, सब विलेजर भी थे, स्टूडेंट भी थे, और खुद एम हेमल अपने आप को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम हेमल was talking about the people of the village when he said we
इन द सेंटेंस। एम हैमल बात कर रहे हैं गांव के सभी लोगों की, जब वो वी का प्रयोग कर रहे हैं। ही इंक्लूडेड हिमसेल्फ इन द ग्रुप, और उस गांव वाले ग्रुप में वो अपने आप को भी शामिल कर लिए। He believed that because the adults in the village did not take the education of children like friends seriously before, वो ये बताते हैं कि गांव के जो भी एल्डर लोग भी थे, एडल्ट लोग भी थे, वो खुद लिटिल फ्रेंच जिसको कोई मतलब कि इंटरेस्ट नहीं था, ग्रामर में इंटरेस्ट नहीं था, फ्रेंच भाषा में इंटरेस्ट नहीं था, उसी के जैसे जितने भी विलेजर्स थे उनको खुद ही जो इंटरेस्ट नहीं था एजुकेशन में। आगे बताते हैं कि दे हैड टू पे द प्राइस फॉर इट नाउ, और जिसकी कीमत उन लोगों को अब देनी पड़ रही है, पूरा का पूरा उसके ऊपर जो है शासन हो गया है, ठीक है, पूरा का पूरा मतलब कि फ्रांस को गुलाम बना लिया गया है। He mentioned that France alone was not responsible for not knowing the rules of French participles. वो मेंशन करते हैं कि केवल लिटिल फ्रेंच ही एक ऐसा बच्चा नहीं है जो जिम्मेदार है कि उसको जो है पार्टिसिपल्स का रूल नहीं पता है, वो ही अकेला नहीं है, बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स हु वांटेड हिम टू वर्क इन द फील्ड्स रेदर देन टू गो टू क्लास जस्ट टू हैव अ लिटिल मोर मनी। बल्कि पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है मतलब कि उसका जिम्मेदार उसके फ्रेंड्स के माता पिता को भी ठहरा रहे हैं, जो सिर्फ ये चाहते थे कि वो न पढ़े, बल्कि कहीं ना कहीं मतलब एक काम में इन्वॉल्व हो, और इन्वॉल्व होने के बाद थोड़े बहुत पैसे कमाए, क्योंकि उसके पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाहते थे। तो जब पढ़ाना नहीं चाहते थे, उसको किसी न किसी काम में उलझा देते थे, जिसके चलते फ्रेंड जो था वो इंटरेस्ट नहीं लेता था पढ़ने में। तो वो जिम्मेदार बताते हैं, लिटिल फ्रेंच को तो बताते ही बताते हैं, साथ में साथ उनके पेरेंट्स को भी बताते हैं, जो थोड़े से पैसे के लिए उसका पूरा एजुकेशन को खराब कर रहे थे। He blamed himself as well for sending friends to water his flowers or declaring a holiday when it was convenient for him. और एम हैमल पेरेंट्स को तो मतलब कि जिम्मेदार बता ही रहे हैं, वो अपने इवन अपने आप को भी जिम्मेदार बता रहे हैं कि वो खुद कभी कभी लिटिल फ्रेंड्स को पौधों को पानी देने के लिए भेज दिया करते थे, या फिर कभी उनका पढ़ाने का मन नहीं होता था तो उस दिन छुट्टी कर देते स्कूल का जो है, तमाम तरह की चीजें उसको अपने आप को भी दोषी मान रहे हैं। फिर आगे बताते हैं कि दे रियलाइज टू लेट दैट द लैंग्वेज विल soon no longer exist, which creates a lesson on the consequences of ignoring one's culture identity and the value of चेरिशिंग इट बिफोर इट डिसअपियर्स। और ये बताते हैं कि उनको ये रियलाइज हो जाता है कि चूंकि उनकी लैंग्वेज अब ज्यादा दिन तक जो है बोली नहीं जाएगी, उनकी भाषा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, उनकी कल्चर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब कोई किसी भी कंट्री के लोग यदि अपनी मातृभाषा पर जो है अपने कल्चर को मतलब कि संजो करके नहीं रखेंगे, अपनी संस्कृति को जो अच्छे से नहीं रखेंगे, अपनी भाषा पर जो है कमांड नहीं रखेंगे, तो उस भाषा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा था। उनका देश जो है गुलाम बन गया था। ठीक है, तो ये रहे चैप्टर 1 से द लास्ट लेसन से मैंने 2 क्वेश्चन का जो है जिक्र किया। आइए चैप्टर 2 में चलते हैं, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग में भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताता हूं जो कि बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग क्वेश्चन का, शॉर्ट आंसर का नहीं। एक नजर में आप लोग जो देख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा साथ में। चलिए इसमें भी 2 क्वेश्चन देखते हैं लॉस्ट स्प्रिंग का। पहला क्वेश्चन है, साहेब एंड मुकेश आर विक्टिम्स ऑफ द एपाथी ऑफ द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। साहेब और मुकेश दोनों लोग जो है विक्टिम है। किसके विक्टिम है? एपाथी ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सरकार की जो उदासीनता है, एपाथी है, उसके वे लोग जो है विक्टिम है। सपोर्ट योर आंसर विद द रैशनल, अपने आंसर को सपोर्ट कीजिए कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे करके। ठीक है, once again I'm going to repeat the question. Sahib and Mukesh are victims of apathy of the government. साहेब और मुकेश जो है विक्टिम्स हैं किस चीज के? एपाथी मतलब होता है उदासीनता, जो गवर्नमेंट की उदासीनता थी, जो निष्क्रियता थी, उसके वो विक्टिम है। तो अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल्स का सहारा आप ले सकते हैं। तो चलिए इसमें क्या होगा ये हम देख लेते हैं। देखिए, तो सीधा साधा इसका आंसर ये होता है,
साहेब एंड मुकेश, साहेब और मुकेश दोनों लोग थे। सफर बोथ सफर फ्रॉम द इंडिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, दोनों लोग जो है सफर करते हैं, ठीक है, और समानता का जो कि गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया जा रहा था और सोसाइटी के द्वारा भी दिया जा रहा था। दिस इज एविडेंट बिकॉज दे लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी विदाउट प्रॉपर एक्सेस टू एजुकेशन। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वे लोग एक बहुत ही मतलब कि गरीब बस्ती में, गरीब मतलब कि एनवायरमेंट एरिया में मतलब कि रह रहे थे। वहां पर एजुकेशन को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। साहेब सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट्स फेलर, साहेब का जो सिचुएशन था वो गवर्नमेंट के फेलर को रिफ्लेक्ट करता है। किस तरह से सरकार की जो नीति थी, सरकार की नीतियां फेल हो रही थी, उसको साहेब का जो लाइफ स्टाइल है वो रिफ्लेक्ट करता है। टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन, इवन साहब को बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिल पाया था, प्राइमरी एजुकेशन भी उनको नहीं मिल पाया था। एंड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन इन प्लेस लाइक सीमापुरी, और सीमापुरी में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिल पा रहा था। ये गवर्नमेंट का पूरी तरह से फेलर है। फिर बात करते हैं लाइकवाइज मुकेश एंड हिज फैमिली वर्क इन हजार्डस कंडीशंस इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद। मुकेश और मुकेश का परिवार फिरोजाबाद में जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है उसमें, जो कि बहुत ही खतरनाक मतलब की काम है, उसमें जो है वे लोग जो है काम कर रहे थे। द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू एनफोर्स लेबर लॉज, और गवर्नमेंट की निष्क्रियता देखिए, सिर्फ कहने के लिए कानून है कि चाइल्ड लेबर मतलब कि पाप है, चाइल्ड लेबर जो है कराना बिल्कुल जुर्म है, लेकिन वहां पर लाखों लोग जो है, हजारों मतलब लाखों हजारों बच्चे मतलब कि काम कर रहे थे जो कि बहुत ही कम एज के थे, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ थी। ठीक है, वहां पर गवर्नमेंट का कोई मतलब की एक्टिविटी नजर नहीं आई। पूरी की पूरी तरह से सरकार का इंडिफरेंस था वहां पर, कि सरकार की पहुंच नहीं हो पा रही थी, या सरकार के जो भी मतलब की ऑफिसर्स हैं वो वहां पे नहीं जा रहे थे, और सिर्फ मतलब कि ये कानून वगैरह जो है सिर्फ किताबों में ही रह गया था, रियल लाइफ में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। The government's inability to enforce labor laws and protect these children shows a lack of concern. Society's stigma and fear prevent them from breaking out of this cycle. और सोसाइटी पर जो दाग धब्बा जो लगा हुआ था, सोसाइटी खुद इस दाग धब्बे को मतलब कि मिटाना नहीं चाहती थी, सोसाइटी भी जिम्मेदार थी। इसलिए सोसाइटी में बहुत भी ऐसे मतलब कि लोग थे जो पढ़े लिखे थे, लेकिन कोई सोसाइटी में आवाज उठाने वाला नहीं था कि किस तरह से मतलब कि चाइल्ड लेबर को रोका जाए। इन बोथ केसेस, इन दोनों केसों में देखते हैं, मुकेश के मतलब कि केस में और साहेब के केस में, ठीक है, द गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटीज एपाथी ट्रैप्स दीज चिल्ड्रन इन पॉवर्टी एंड डेनीज देम अ चांस एट अ बेटर फ्यूचर। दोनों ही केसेस में हम देखते हैं कि सरकार की जो उदासीनता है, निष्क्रियता है, वो देखने को मिलती है, जिसके लिए ये वो दोनों बच्चे साहेब और मुकेश दोनों जो है शिकार हो जाते हैं पॉवर्टी का, और उनका सपना भी मतलब कि टूट जाता है। सपना, इवन वो सपना भी नहीं देख सकते, उनको वो कभी सोच नहीं सकते हैं कि वे लोग उस पॉवर्टी से कभी, उस दलदल से मतलब कि बाहर आ पाएंगे। तो ये पूरी तरह से सोसाइटी और गवर्नमेंट की निष्क्रियता है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, हर चैप्टर में से आपको मैं दो दो क्वेश्चन बताऊंगा, और निश्चित ही वो क्वेश्चन किसी न किसी तरह से घुमा फिरा करके आ ही जाना है। फिर आगे देखिए, दिया हुआ है मुकेश डेयर्स टू ड्रीम ऑफ अ डिफरेंट लाइफ। मुकेश हिम्मत करता है कि एक अलग जीवन की प्रति, एक लाइफ स्टाइल मतलब कि जीने के लिए वो सपना देखता है। व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड मुकेश नॉट टू परसू हिज फैमिली बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग। ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो कि मुकेश को फोर्स करते हैं कि जो उसके फैमिली का प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को वो आगे न बढ़ा करके कुछ दूसरा मतलब करने को सोचे। ऐसे कौन कौन से मतलब कि सिचुएशन के सामने क्रिएट होते हैं, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस आते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, मुकेश डेयर्स टू ड्रीम ऑफ अ डिफरेंट लाइफ, what circumstances forced मुकेश not to pursue his family business of bengal making। ठीक है, इसको देखते हैं। मुकेश इज अ चाइल्ड लेबर इन अ ग्लास फैक्ट्री इन फिरोजाबाद। मुकेश क्या होता है कि एक बाल मतलब कि परिश्रम होता है, बहुत ही छोटा बच्चा होता है जो कि मतलब कि मेहनत मजदूरी करता है फिरोजाबाद के ग्लास मेकिंग फैक्ट्री में। ठीक है, उसकी उम्र बहुत ही कम होती है, 18 से वो छोटा होता है।
डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ बेंगल मैन्युफैक्चरर्स, हालांकि वो बिलोंग करता है बेंगल मैन्युफैक्चरर से, मतलब कि ग्लास चूड़ियां बनाने वाले मतलब कि परिवार से जिसका उत्पादन वे लोग करते हैं, उस फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी he has little interest in the craft and insists on being his own master। वो फिर भी वो सपना देखता है कि काश एक ऐसा दिन आएगा कि वो खुद अपना मालिक जो है बनेगा, किसी दूसरे के अधीन काम नहीं करेगा, वो अपना एक स्टार्टअप करेगा, अपना बिजनेस शुरू करेगा और अपना मालिक खुद होगा दूसरों के जैसे। ठीक है, ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, और वो सपना देखता है किस चीज का, मोटर मैकेनिक बनने का। ठीक है, उसके ऊपर जुनून सवार हो जाता है कि नहीं, मुझे किसी तरह हर हाल में मुझे बैंगल मेकिंग नहीं सीखना है, मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है, वही उसके दिमाग में चलता रहता है। He desires to go to a garage and get the required training for his job, और वो सोचता है, उसकी इच्छा होती है कि कोई ऐसा मतलब कि गराज मिले जहां पर जाकर के वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले, और प्रॉपर ट्रेनिंग ले करके वो एक क्या बन जाए, मोटर मैकेनिक मतलब कि बन जाए। He hopes to escape the vicious cycle of middlemen and साहूकार। वो क्या करता है, वो आशा करता है कि जितने भी बिचौलियां हैं, जितने भी ये सूदखोर हैं, साहूकार हैं सब, ठीक है, एंड क्रिएट्स अ फ्रेश स्टार्ट फॉर हिमसेल्फ बाय बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। वो चाहता है कि इतने बिचौलिया और साहूकार हैं सब, इनके कर्ज से हमें जो है छुटकारा मिल जाए। वो नहीं चाहता कि जीवन भर उसको इस तरह से लाइफ मतलब गुजारना पड़े कि वो हमेशा जो है डेप्ट ही भरता रह जाए, नहीं, उसको एक मोटर मैकेनिक बनना है, और मोटर मैकेनिक बन करके इन सभी बिचौलियों से, जो मिडिलमैन से, साहूकार से छुटकारा पालेगा, वो अपना मालिक जो है खुद बनेगा। He is familiar with what it is like to toil in poorly lighted and ventilated glass furnace। वो उसे पूरी तरह से जानकारी हो गया है कि जो जिस ग्लास मेकिंग फैक्ट्री में वो काम कर रहा था, बेंगल, जहाँ पे बेंगल्स मतलब बना करती थी, बिल्कुल डिंजी सेल हुआ करती थी, बिल्कुल अंधेरा, मतलब कि प्रॉपर उसमें लाइट नहीं होता था। अब जब प्रॉपर लाइट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आंखों की रोशनी चली जानी है। ठीक है, उसमें कहीं हवा का आवागमन कुछ भी नहीं था, तो वो पूरी तरह से परिचित था कि जो भी मतलब कि वेंटिलेटेड ग्लास फर्नेस है उसमें मेहनत करना बहुत ही कड़ी परीक्षा थी उनकी, उसकी जो है। दे आर डेंजी हॉबल्स विद हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, तो जिस फैक्ट्री में वो लोग काम कर रहे थे उसमें बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर हुआ करता, तापमान उसका बहुत ही ज्यादा हुआ करता, जिसके चलते आंखों की रोशनी बहुत ही जल्द चली जाती थी। He has seen that the youngsters are weighed down by the baggage of generations of subservience and have forgotten to dream of an alternative world। और उसने उसमें काम करके ये फील किया था कि जितने भी मतलब कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी थी, सारी की सारी पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें फर्नेस में काम करके अपने आंखों की रोशनी जो है गंवा चुके थे वे लोग, और अपनी उम्र के पहले ही वे लोग जो है बूढ़े नजर आ रहे थे, और इस अल्टरनेटिव जो वर्ल्ड है हमारा उसमें अच्छा बनने का सपना भी वे लोग जो है नहीं देख पाते थे। ठीक है, तो इसलिए इसने सोचा है क्यों ना मोटर मैकेनिक बना जाए, और ये अपना खुद का मालिक बनना चाहता था। इस तरह से जो है इसने एक नई पहल की। तो क्वेश्चन भी था आप लोगों का कि मुकेश ड्रेस टू ड्रीम अ डिफरेंट लाइफ, मुकेश जो है ड्रीम करता है डिफरेंट लाइफ का, उसे वैसी कौन कौन सिचुएशन थी, सिचुएशन आपको समझ में आ गया कि वो इस डिंजी सेल्स में काम नहीं करना चाहता था। ऐसा मतलब कि रूम जहां पर प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, एक ऐसा रूम जिसके जो ऐसा फर्नेस जिसका में टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हुआ करता था, इंसान अपने उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता था, कोई प्रोग्रेस नहीं था। तो ये सारी सिचुएशन थी, सर्कमस्टेंसेस थी जो उसको बाधित की, उसको फोर्स की कि एक नया ड्रीम देखने के लिए। फिर आते हैं एक और चैप्टर, नेक्स्ट डीप वाटर। बहुत ही चर्चित ये चैप्टर है, इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को मेंशन किया कि मैं ज्यादा ज्यादा 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें का एक क्वेश्चन है, व्हाट कैन डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस अकम्प्लिश। अब डिटर्मिनेशन और जो परसिवरेंस होता है वो क्या मतलब कि पूरा कर सकता है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू विलियम डगलस स्टोरी। ठीक है, विलियम डगलस की जो स्टोरी है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर एक क्वेश्चन वंस अगर आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट कैन डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस अकम्प्लिश। ये जो डिटर्मिनेशन और परसिवरेंस है ये क्या मतलब कि पूरा करते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है विलियम डगलस की जो स्टोरी है उसको। इसको देखिए,
देखिए, द लाइफ ऑफ विलियम डगलस serves as an example of how determination and perseverance can accomplish amazing things। जो विलियम डगलस का लाइफ है वो बताता है हमें किस तरह से हमारे दृढ़ इच्छा जो होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जो हमारा संकल्प होता है, किस तरह से हमारे मतलब कि हमारे अंदर बदलाव ला सकता है, हमारे पूरे लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है। डगलस हैड अ टेरिबल इवेंट दैट लेफ्ट हिम विद द सीवियर फोबिया ऑफ द वाटर। डगलस के अंदर एक बहुत ही भयानक डर था, पानी से डरने का भय, उसके अंदर जो है फोबिया था। तो किस तरह से वो ओवरकम होते हैं ये इसमें बताया जाना है। बट ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर। वो हर हाल में अपने डर को पार करना चाहते, उससे उबरना चाहते थे, उससे बाहर आना चाहते थे। सो ही टुक स्विमिंग क्लासेस एंड प्रैक्टिस अ लॉट। इसलिए उन्होंने क्या किया, स्विमिंग क्लासेस लेना शुरू किया, किस तरह से स्विमिंग रियल में की जाती है उसका प्रैक्टिस जो है करना उन्होंने शुरू किया। ही ओवरकेम हिज फोबिया, और वो फोबिया से जो अपने उसका जो डर था पानी से, ठीक है, उससे वो बाहर आए। एंड गेन्ड बैक हिज कॉन्फिडेंस इन स्विमिंग, और दोबारा से जो है तैरने का जज्बा उनके अंदर आया, कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया, बिकॉज ऑफ हिज अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। जो उनका दृढ़ संकल्प था कि नहीं मुझे इस चीज से उबर ही जाना है, मुझे ये सीखना ही सीखना है, उसकी वजह से। His narrative shows that impossible obstacles can be conquered with tenacity and resolve। तो उनकी जो मेहनत थी वो दिखाती है कि किस तरह से इम्पॉसिबल वर्क को भी पॉसिबल किया जा सकता है। दृढ़ अगर इच्छा है इंसान के अंदर, दृढ़ शक्ति है, ठीक है, उसका मन उसके कंट्रोल में है, और मेहनत अगर कड़ी आदमी करना चाहता है तो उससे हर एक असंभव काम को संभव किया जा सकता है। बस लगन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डगलस जर्नी सर्व्स एज अ पावरफुल रिमाइंडर दैट persistence in the face of adversity can lead to remarkable achievements। अगर लगातार जो है हम किसी चीज पर काम करते रहें, उसका मतलब कि विरोध करते रहें, तो एक दिन जरूर आएगा कि हम उस सीमा को क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे। It teaches us that by refusing to give up and persisting in our efforts, we can accomplish anything we set out in our minds to। अगर वो बताते हैं कि अगर हमारे अंदर संकल्प है, हमारे अंदर बदलाव लाने की क्षमता है, हमारे अंदर बदलाव लाने की सोच है, तो कितना भी बड़ा जो है रिस्की काम क्यों ना हो, हम उस काम को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बस हमारे अंदर लगन होनी चाहिए, हम उसको पूरा कर सकते हैं। नो मैटर हाउ डॉन्टिंग एंड चैलेंज में सीम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे लाइफ में उस काम को करने के लिए कितनी चुनौतियां आएंगी, कितनी मतलब की बाधाएं आएंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बाधाओं से हमें निपटना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि विलियम सी डगलस, ठीक है, इस तरह से डिटर्मिनेशन बहुत मतलब कि बड़े बड़े मतलब काम पूरा करवा सकती है। आगे क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस एट द स्विमिंग पूल इन YMCA अफेक्ट हिम। किस तरह से डगलस का जो अनुभव था इन YMCA, ठीक है, एक वहां पे पुल था, तो किस तरह से स्विमिंग पूल पर जो डगलस जी का एक्सपीरियंस था, किस तरह से उनके ऊपर प्रभाव डालता है। हाउ डिड ही गेट ओवर दिस इफेक्ट, और वो इस प्रभाव से किस तरह से उबरते हैं, किस तरह से बाहर आते हैं। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस एट द स्विमिंग पूल इन YMCA अफेक्ट हिम। किस तरह से डगलस का एक्सपीरियंस, डगलस जी का अनुभव YMCA जो स्विमिंग पूल था उनके ऊपर प्रभाव डालता है। हाउ डिड ही गेट ओवर दिस अफेक्ट, और इस प्रभाव से वो कैसे बाहर आते हैं। इसे देखते हैं कि डगलस वॉज थ्रोन इन टू द स्विमिंग पूल बाय अ यंग बॉय। डगलस जी को जो है धक्का दे करके स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया था एक नौजवान लड़के के द्वारा। ही वॉज रेस्क्यूड इन टाइम, लेकिन समय रहते उनको बचा लिया गया। There were short and long term effects that he felt as a result। अब जब उनको धक्का दिया गया और धक्का देने के बाद किसी तरह से जब उनको बचा लिया गया, तो उनके लाइफ पर दो प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। एक प्रभाव पड़ता है शॉर्ट टर्म और दूसरा प्रभाव पड़ता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है, कुछ समय के बाद इंसान भूल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या होता है, काफी लंबे समय तक याद रहता है। अभी मैं उसका जिक्र करूंगा कि कौन शॉर्ट टर्म इफेक्ट है और कौन जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। इसको देखिए, इमीडिएटली आउट ऑफ द वाटर ही वोमिटेड एंड फेल्ट वीक एंड इमोशनल।
जैसे ही पानी मतलब कि काफी ज्यादा स्विमिंग पूल में एक धक्का देने के बाद उस लड़के के द्वारा जब ये गिरे तो काफी मतलब कि हद तक पानी पी लिए, तो जब उससे बाहर इनको निकाल लिया जाता है तो इनका तुरंत वोमिटिंग चालू हो जाता है। वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी वगैरह करना, ये शुरू कर देते हैं। उसके बाद से बहुत ही काफी अपने शरीर के अंदर वीकनेस इनको फील होती है, और ये भी फील होता है मतलब बहुत ही ज्यादा ये भावुक हो जाते हैं। That night he couldn't eat as he was still shocked, और उस रात जिस रात वो डूबे थे उस समय उस रात वो अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते और बिल्कुल शॉक्ड रहते हैं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और अगले कुछ दिनों तक ही वॉज हॉन्टेड बाय द टेरर ऑफ ड्रॉनिंग, और उनके अंदर बार बार जो है डूबने का जो डर होता है वो सताता रहता है कि वो अब गिर के डूब जाएंगे, अब गिर के डूब जाएंगे। इवन द लिस्ट एफोर्ट मेड हिम एग्जॉस्टेड, इवन छोटा सा प्रयास भी उनको क्या कर देता है, एग्जॉस्ट कर देता है, थका देता है। द फिजिकल इफेक्ट्स रिजॉल्व देमसेल्व्स इन अ फ्यू डेज, उनका जो शारीरिक मतलब कि प्रभाव होता है वो तो कुछ दिन में समाप्त हो जाता है, बट द साइकोलॉजिकल वंस लिंगर्ड ऑन ईयर्स लेटर, लेकिन जो उनके दिमाग पर जो साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है, मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है वो इतना जल्दी से जाता नहीं है, बल्कि सालों साल जो उनके दिमाग में बना रहता है। ही कुडंट गो फिशिंग, और उनके दिमाग में डर बनने के कारण ही वो फिशिंग पर नहीं जाते हैं, स्विमिंग करने नहीं जाते हैं, कैनोइंग करने नहीं जाते हैं, बिकॉज हिज ओल्ड फियर सरफेस, लेकिन जब वो ऐसा करने लगते हैं या फिर मतलब कि फिशिंग करने लगे हो, स्विमिंग करने लगे हो, कैनोइंग करने लगे हो, तो उनके अंदर जो है फिर से वो डर सस आ जाता है कि नहीं वो नदी में सॉरी वो पानी में डूब जाएंगे, वो इनका उनके अंदर डर आ जाता है जिससे उनका दम घुटने लगता है। टू गेट ओवर द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर, अपने उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट से बाहर आने के लिए ये करते हैं, ये एक ट्रेनर को जो है हायर कर लेते हैं, एक इंस्ट्रक्टर को हायर कर लेते हैं। और जब हायर कर देखिए क्या होता है, हु टॉट हिम हाउ टू स्विम इन अ सिस्टमेटिक मैनर, और जिसको वो हायर करते हैं ट्यूटर को, वो इनसे वादा करता है कि वो इनको सिखाएंगे किस तरह से स्विमिंग करते हैं बिल्कुल प्रॉपर वे में। इवन देन द टेरर डिड नॉट डिसअपियर कंप्लीटली, इतना भी करने के बावजूद भी पूरी तरह से उनके अंदर से डर खत्म नहीं होता है। सो डगलस फेस्ड हिज फियर अगेन एंड अगेन टिल ही स्वैम अक्रॉस अ लार्ज लेक, और जब तक एक बहुत बड़ी लेक को वो जो है तैर करके पार नहीं करते हैं, बार बार इनके अंदर वो डर जो है आता रहता है। दिस इज हाउ ही ओवरकम हिज फियर, लेकिन एक समय आता है जब पूरी तरह से फुल कॉन्फिडेंस के साथ इनको लगता है कि ये तैरना सीख गए हैं, उस दिन से ये डर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डगलस जी के मतलब कि जीवन में किस तरह से प्रभाव पड़ा, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देखा किस तरह से कौन कौन सी मतलब कि उनके अंदर सिचुएशंस आई थी, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस थे, उनका एक्सपीरियंस क्या था, इन सभी बातों को हम लोगों ने जाना, ठीक है। आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी चैप्टर्स का मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है जिक्र करूंगा। तो फिलहाल अभी 3 चैप्टर्स मिला करके मैंने आप लोगों को 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। ये 6 जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं सबको कॉपी पे लिख करके एक बार जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि क्वेश्चन जो आएंगे वो इतने इजी तो होंगे नहीं, तो इसमें थोड़ा बहुत आपको जानकारी दिया गया है। बाकी ये सिर्फ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए था। इसके बाद अगर आप हमसे मिलिएगा तो बिल्कुल डीप ग्रामर के साथ, डीप लिटरेचर के साथ हम लोग मिलेंगे। फिलहाल जब तक आप लोगों का एग्जाम चल रहा है थोड़ा बहुत टिप्स जो है दिया जा रहा है, इसके हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।